कोमल अभी-अभी ट्रेन में बैठा ही था कि वो बीते दिनों की याद आने लगी। उसकी पिछली ज़िंदगी कितनी कठिनाई से बीती थी। उसकी माँ रात-दिन एक करके काम किया करती, उन्हें शायद ही भूख-प्यास लगती थी। उन्हें बस एक ही धुन सवार थी कि अपने बेटे को किसी काबिल बनाना। उन्हें अपने शरीर की तनिक भी चिंता नहीं थी कि वो कितनी दुबली होती जा रही हैं। उसके पिता भी कहते, अरे पार्वती, तुम अपने जिस बेटे के लिए इतना सब कुछ करती हो, क्या पता एक दिन वो तुम्हारे काम आता भी है या नहीं। देखो जी, शुभ-शुभ मुँह से निकालो। देख लेना, मेरा बेटा एक दिन डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके ही रहेगा, तब वो मुझे किसी राजमाता से कम नहीं मानेगा। शायद, लेकिन तब तक तुम शायद जीवित ही ना रहो। देख रही हो अपने शरीर को, कांटे की तरह हो रहा है। कोमल के पिता ने बीड़ी को मुंह में रखते हुए कहा था। क्या मैं इतनी कमज़ोर दिल की हूँ? नहीं कोमल के बापू, नहीं। मैं तो तब तक मरने वाली नहीं जब तक कोमल को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर नहीं बनाती। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो मजाक कर रहा था। बीड़ी के धुएं को छोड़ते हुए कोमल के बापू बोले, सच पार्वती, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि मेरा बेटा किसी तरह से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करे, लेकिन अभी उसमें बहुत समय बाकी है। अभी तो वो इंटर की पढ़ाई पूरी कर रहा है। अगर भगवान ने साथ दिया तो वो ज़रूर डॉक्टरी का कोर्स पढ़ेगा और एक दिन वो इस गांव में डॉक्टरी की दुकान खोलेगा। और जो औरतें मुझे ताने देती हैं, उनसे मैं कल सीना तान कर कहूँगी कि ये डॉक्टर कोमल मेरा बेटा है। मेरा पार्वती का स्वर भावावेश के कारण भर्रा गया। हाँ पार्वती, हाँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी दौलत, सारी खेतीबाड़ी बेचनी ही क्यों ना पड़े, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाकर रहूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में जब कोमल घर पर आया था तो माँ को देखकर बोला था, माँ तुम अपने शरीर की देखभाल क्यों नहीं करती? तो माँ ने कितनी प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा तू पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद देखना मैं कितनी मोटी हो जाती हूँ। उनके सामने एकाएक पहुंच जाएगा तो कितना खुश होंगे। इसीलिए तो उसने अपने आने की सूचना तक नहीं दी थी। गाड़ी अपने रफ्तार से गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। अचानक उसकी रफ्तार कम होने लगी और वो कानपुर के स्टेशन पर रुक गई। कोमल ने अपना सूटकेस उठाया और डिब्बे से बाहर निकल आया। उसने एक टैक्सी भाड़े पर तय किया और एक देहाती क्षेत्र का पता बताकर टैक्सी पर बैठ गया। टैक्सी उसके गांव के पास पहुंचकर रुका। कोमल ने किराया अदा किया तथा गांव में प्रवेश कर गए। उसे अपने घर पहुंचने में कोई परेशानी न हुई। घर के बरामदे में ही उसके पिता बैठे हुए थे। उन्होंने कोमल को देखा तो चिल्ला पड़े, अरे कोमल, तू आने की कोई सूचना ही नहीं दी। सोचा बापू की एकाएक पहुंचकर आप सबको चौंका दूंगा और देख रहा हूँ कि आप कितने आश्चर्यचकित हैं, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं देती। वो कहीं गई है क्या? कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना सुनते ही श्याम नारायण का चेहरा किसी सूखे हुए फूल की तरह मुरझा गया। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो गए? कोमल घबरा गया। कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ये उसके मन का वहम है। माँ को कुछ नहीं हुआ होगा बेटा, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। वो अंदर चारपाई पर पड़ी। तो आपने पहले क्यों नहीं खबर दी? क्या आपने मुझे गैर समझा? कोमल किसी मासूम बच्चे की तरह खिसकने लगा। रो नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे खबर इसीलिए नहीं दी ताकि तेरा पढ़ाई का वक्त जाया न जाए। भाड़ में जाए पढ़ाई। क्या इस जन्म में दूसरी माँ मिल सकती है? पढ़ाई तो मैं दूसरे वर्ष भी पूरी कर सकता था। कोमल कठोर लहजे में बोला और अंदर की तरफ दौड़ा। एक कमरे में उसकी माँ चारपाई पर पड़ी थी। उसे देखकर बोली, तू आ गया कोमल, आ मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जा ताकि मेरे सीने में जो जलन हो रही है ठंड पड़ जाए। कोमल किसी बच्चे की तरह आर्तनाद करता हुआ पार्वती के सीने से चिपक गया। क्या हुआ है माँ तुझे? कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ा तो अपने आप को बेच दूंगा। मैं जानता हूँ बेटा, तू ऐसा कर लेगा, लेकिन तुझे अभी अपना नर्सिंग होम खोलने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। जो कुछ भी था वो तेरी पढ़ाई तथा तेरी माँ के दवाई में खर्च हो गए। हाँ, एक किस्ती है जिससे तेरी माँ के लिए दवाई और तेरे नर्सिंग होम खोलने के लिए पैसों का इंतजाम हो सकता है। और मेरी सारी खेत भी वापस मिल सकती है जो मैं बनवारी लाल के यहाँ गिरवी रख चुका हूँ।
क्या उठती है बापू? कोमल ने आगे होकर पूछा। बनवारी लाल की बेटी से शादी, वो शादी के लिए मुझसे कह रहा था, लेकिन मैंने तुझसे पूछना ठीक समझा, क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी का सवाल है। वो एक टांग से अपाहिज है, हालांकि वो अपना काम खुद ब खुद कर लेती है। कोमल के बापू ने अपनी आंखें कोमल के चेहरे पर केंद्रित रखते हुए कहा था। वो कोमल के मन के भावों को पढ़ रहे थे। अपाहिज, ये शब्द कोमल के मस्तिष्क पर किसी हथौड़े की तरह टकराया। उसने डॉक्टरी पढ़ने के दौरान क्या सोचा था कि किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो सुंदर सुशील हो, लेकिन भाग्य को शायद यही मंजूर था अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपने सपनों का बलिदान गला घोटना ही पड़ेगा। लेकिन फिर उसका मन उद्वेलित हो गया। तो क्या एक अपाहिज के साथ जीवन बिताना होगा? हाँ, उसका अंतर्मन ठीक उस माँ के लिए जिसने तुझे दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्या उसकी जिंदगी बचाने के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता कोमल? क्यों नहीं? जिसने मुझे चलना सिखाया, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपाहिज तो क्या किसी अंधी से भी शादी कर लूंगा। कोमल के मुख से अस्पष्ट सा स्वर निकला, लेकिन ऊपर से उसने बापू से कुछ समय दीजिए बापू, मैं कल आपको अपना फैसला बताऊंगा। और घर से निकलकर गांव के बागों में टहलने लगा। ठंडे हवा के झोंकों ने उसे कुछ राहत पहुंचाई। सुबह कोमल ने अपना फैसला सुना दिया। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं बापू। अगर माँ की जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाना पड़े तो मैं खुशी खुशी कूद जाऊंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। श्याम नारायण खुशी से उछलते हुए कोमल को गले से लगा लिया। एक निश्चित समय पर कोमल की शादी हो गई। बिंदु देखने में तो सुंदर थी, लेकिन बैसाखी के सहारे ही चल पाती थी। कोमल का मन रो पड़ा। वाह रे तकदीर, तूने ये कैसा खेल रचाया। रात को जब कोमल बिंदु के पास लेटा तो गुमसुम सा पड़ा रहा। वो कुछ न बोला तो बिंदु ने ही पुकारा, क्या सोच रहे हो कोमल? कुछ भी तो नहीं, कोमल ने बुझे मन से कहा। कुछ तो सोच ही रहे हो, तुम इतने उदास क्यों हो? बिंदु ने कोमल को कुरेदा। अपने भाग्य को कोस रहा हूँ कि मजबूरी के कारण तुमसे शादी करना पड़ा, एक अपाहिज से। ना सिर्फ पैसे की मजबूरी के कारण। कोमल का गुस्सा उफन पड़ा। इसमें मेरी क्या गलती है? ये पिताजी का फैसला था, बिंदु ने सहमते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने मजबूरी का फायदा बाखूबी उठाया। धन का लालच देकर अपनी अपंग बेटी को मेरे पल्ले बांध दिया। लेकिन दूसरे पल कोमल को एहसास हुआ कि उसे बिंदु से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसमें बिंदु का कोई दोष नहीं है, दोष है तो सिर्फ उसके तकदीर का। मुझे माफ क्षमा करना बिंदु, मैं गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। गुस्सा मुझे अपने भाग्य पर था और उतारने लगा तुम पर। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, मुझे क्षमा करना, कोमल ने मुस्काने की चेष्टा करते हुए कहा और सारी गुस्से को भुलाकर बिंदु को प्यार करने लगा। सुबह उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उसे उसकी माँ ने चाय के लिए पुकारा। वो घर में दौड़ी घूम रही थी। माँ, तुम्हारी तबीयत? कोमल ने हकलाते हुए पूछा। ठीक है, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो कभी बीमार नहीं हुई, कोमल की मां ने हंसते हुए कहा। कोमल का सर घूम गया। जो कल तक चारपाई से उठ नहीं पाती थी वो कह रही है कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है। मैं बताता हूँ, श्याम नारायण ने बनवारी के साथ घर में प्रवेश करते हुए कहा। बेटे, ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए। परीक्षा? कोमल कुछ न समझने के कारण निर्विकार भाव से खड़ा रहा। हाँ, परीक्षा, क्योंकि ना तो तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब थी, ना ही बिंदु अपाहिज है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बनवारी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो जो कुछ सुन रहा है सच है। तो क्या बिंदु ने भी मुझे मूर्ख बनाया? कोमल ने सवाल किया। हाँ, उत्तर उसकी माँ ने दिया। तुम्हारे बापू मानते ही नहीं थे कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि अपनी जिंदगी माँ मेरे जिंदगी के दांव पर लगा दोगे, इसीलिए ये नाटक खेलना पड़ा। बिंदु की बच्ची, कोमल चीखते हुए बिंदु के कमरे की तरफ दौड़ा। अभी बताता हूँ, तुमने मुझे मूर्ख बनाया। उसके पीछे उसके माता पिता का सम्मिलित हंसी वातावरण में गूंजा। कोमल ने बिंदु को बाहों में भर लिया और कमरे में चक्कर काटने लगा। अरे नीचे उतारो, गिर पड़ोगी, बिंदु चीखी। पहले वादा करोगी कि अब तुम मुझे सिर्फ प्यार करोगी, ड्रामा नहीं? कोमल ने खुशी से पूछा। हाँ बाबा, हाँ, वादा करती हूँ। वैसे ये ड्रामा मेरा बनाया नहीं, तुम्हारी माँ का था।
माँ की बच्ची। कोमल ने बिंदु को चारपाई पर लिटाया और उस पर छाने लगा। वो अपने भाग पर इतरा छाने लगा। बोले